कि हमें ऐसे पदाधिकारी बनाना चाहिए जिनमें 5 गुण होने चाहिए, 5 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता ये कि वो बहुजन समाज के मूवमेंट की उनको जानकारी हो। दूसरी विशेषता ये कि उनमें समझने और समझाने की क्षमता हो। तीसरी विशेषता ये कि उनमें सामाजिक कसक हो, यानी सोशल कंसर्न हो उनका। बाबा साहब ने बहुत लोगों को तैयार किया था, लेकिन असमय निधन के कारण किसी एक को जिम्मेदारी नहीं दे पाए थे, तो उन लोगों ने बाबा साहब के उस सपने को चकनाचूर कर दिया। जब बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर में 2 दिन के अधिवेशन के बाद बाबा साहब के परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई बनी। उस आरपीआई ने एक होकर के काम पहले दिन से नहीं किया। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। कब आई? 1979 में फॉर्मेशन हुआ, 1 साल के बाद रिपोर्ट आ गई। जनता पार्टी ने उसको इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया, तो कचरे की टोकरी में फेंक दिया। उनकी सरकार चली गई। 80 के लास्ट में दिसंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी थम्पिंग मेजॉरिटी में वापिस आ गई। थम्पिंग मेजॉरिटी में वापिस आ गई, पूर्ण बहुमत के साथ वापिस आ गई। जैसे उनके पिताजी ने या उनकी पार्टी ने काका कलेक्टर कमीशन को लागू नहीं किया था, तो उनने ना काका कलेक्टर की रिपोर्ट लागू की, और उनके बाद में जब मंडल कमीशन बना तो उसकी रिपोर्ट को लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उनने उसे भी कचरे के टोकरे में पड़ा रहने दिया, ऐसे देखा फेंक दिया, पड़ी रहो भाई। 84 में उनकी हत्या हो गई। उनके पुत्र श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी उसको, जब उनके पूर्वज नहीं करते हैं तो वो क्या ध्यान दें, उन्होंने किया। लेकिन इस देश में एक शख्स था, और वो इस सदी का महानायक कोई और नहीं, हमारा महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब, जिन्होंने वामसेप और DS4 के माध्यम से सबसे पहले इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। तो এখন আপনাদের সামনে আগামী দিনে যেটা আমাদের সেন্ট্রাল ফান্ড ক্যান্ডিডেট সংগঠন বাকি যা যা আছে সেই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর, পার্লামেন্টের রাজ্য সাংসদ ছিলেন এবং MLC ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মাননীয় অশোক শিকদারজি আপনাদের সামনে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আপনারা সবাই নোট করবেন। जोर से बोलिए ना। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, पश्चिम बंगाल प्रदेश की मासिक बैठक में माननीय बहन जी के निर्देशों को बताने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, पश्चिम बंगाल में शिक्षा की ज्योत जलाने वाले हरिचरण ठाकुर, गुरुचरण ठाकुर जी, बाबा साहब की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के पश्चिम बंगाल के यूनिट के अध्यक्ष रहे, बाबा साहब के बहुत अभिन्न साथी जोगिंदर मंडल जी, पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री, सही मायने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले वामसेप, DS4, BRC और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे
उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के तमाम प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी की आगे बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय देने वाले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ पूर्व एमएलसी रहे भाई एडवोकेट अतर सिंह राव जी, पश्चिम बंगाल में लंबे समय से पश्चिम बंगाल प्रदेश की बागडोर संभाल रहे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भाई मनोज हवलादार जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर अचिंता कुमार विश्वास जी, सोनू कुमार सिकदर जी, प्रणव हरदर जी, और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे भाई ज्योतिर्मय राय जी, कुमुद विश्वास जी, प्रणता राय जी, जिन्होंने हमारी जो बहन है प्रणता राय जी, इन्होंने बहन जी के आर्थिक सहयोग कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 85,000 उन्होंने सहयोग दिलाने का काम किया। मैं आपसे कहूंगा जोरदार तालियों के साथ। साथियों, आप सब लोग दूर दूर से आए, आप सबका भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। चुनाव साथियों एकदम सर पर है और माननीय बहन जी एक बार नहीं कई बार हम सब लोगों को दिशा निर्देश दे चुकी। प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से आप सब लोगों को इस बात को कई बार बताया गया है कि आने वाली लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी। इस सब के बाद भी हमारे लोग बार बार पूछते हैं कि साहब गठबंधन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हमें अपनी नेता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अभी हमारे लीडर ने, हमारे कमांडर ने, हमारी नेता ने, आदरणीय बहन जी ने हमको निर्देश दिया है कि हमें अपनी सभी विधान लोकसभा के सीटों पे प्रत्याशियों के चयन की तैयारी करनी चाहिए और वो तैयारी करने का तरीका भी हमको बताने का काम किया कि हम वो तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका बताया कि हम विधानसभा में सेक्टर वाइज छोटी छोटी मीटिंगें लगाने का काम करें, जिसमें विधानसभा की कमेटी के जिम्मेदार लोग हों, जिले की कमेटी के जिम्मेदार लोग हों, विधानसभा को जितने सेक्टर में बांटा गया है उनमें एक दो सेक्टर भी बना करके 3-4 सेक्टर में पूरी विधानसभा को बांट के उसमें 100-200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की पदाधिकारियों को इकट्ठा करके किस तरह से हमको छोटी छोटी मीटिंग के माध्यम से लोगों को कैडर के माध्यम से बंद कमरे में बताना चाहिए। उस कैडर में हमें क्या बताना है, उन लोगों को क्या बताना है, ये भी माननीय बहन जी ने हमको दिशा निर्देश दिए। हमने पिछली मीटिंग में भी बताया था, मैं फिर से आप लोगों के बीच में उनको साझा कर दें कि हम जब 100 लोगों की, 200 लोगों की, 150 लोगों की मीटिंग इकट्ठा करके उनको सबसे पहला काम हमें उनको एक बात बतानी चाहिए। जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, जिले के लोग हैं, या जो पूरे प्रदेश को 3 सेक्टर में बांटा गया वो लोग हैं, उन सबको जहां जहां मुकाम है उनको खुद पता होना चाहिए उनको करना क्या है।
और ये क्यों बता रहा है, मैं बता रहा हूं क्योंकि बार बार हमने आप लोगों को भी बताया, जितनी भी मीटिंग हमने जरूर एक बार बताया कि हमें ऐसे पदाधिकारी बनाना चाहिए जिनमें 5 गुण होने चाहिए, 5 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता ये कि वो बहुजन समाज के मूवमेंट की उनको जानकारी हो। दूसरी विशेषता ये कि उनमें समझने और समझाने की क्षमता। तीसरी विशेषता ये कि उनमें सामाजिक कसक हो, यानी सोशल कंसर्न हो उनका। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम जिस समाज में पैदा हुए उस समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक दशा कैसी है, और उस दशा को सुधारने के लिए हमारे महापुरुषों ने कैसे और कितना संघर्ष किया, तो वो उसके अंदर एक सामाजिक कसक होनी चाहिए। चौथा कि वो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता पदाधिकारी बनना चाहता है उस सेल्फ स्टार्ट हो, यानी कि माननीय बहन जी कहती छोटे मोटे संसाधन उसके पास हो। अगर विधानसभा का अध्यक्ष कम से कम मोटरसाइकिल तो उसके पास हो, पूरी विधानसभा में घूम सके, ताकि किसी के भरोसे पे ना रहे। अगर किसी का सहारा लेगा तो मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि सहारे में इशारा छिपा रहता है। क्या रहता है? सहारा में इशारा छिपा रहता है। अगर हम किसी का सहारा लेंगे तो वो इशारा देगा तो उसका मानना पड़ेगा। जैसे भारत की सरकार है, 2014 में आप लोगों ने देखा जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के तरफ से प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने थे, तो उन्होंने कैसे उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के सहारे बड़े बड़े मंच लगा करके उन्होंने अपनी मीटिंग को एड्रेस करने का काम किया। मंच बड़े बड़े थे, लोग कम थे, प्रचार प्रसार ज्यादा था, तो उन्होंने पूंजीपतियों से सहारा लिया। और जब पूंजी की सरकार बनी तो आप सबको पता है कि उन पूंजीपतियों के लिए उन्होंने क्या किया। पूरे देश के हवाई अड्डे उनको बेच दिए, पोर्ट उनको बेच दिए, रेल बेच दी, बीपीसीएल बेच दिया, 28 पीएसयूज को बेच दिया। किनके हितों के लिए? किनको रईस करने के लिए? अपने पूंजीपति दोस्तों के। क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए उनके जहाज से इस्तेमाल से लेकर तक के उनकी पूंजी का इस्तेमाल किया, यानी उनका सहारा लेने का काम किया। आपको याद होगा 2014 के जब वो मीटिंग में जाते थे, अडानी प्लेन से जाते थे, देखा होगा आप लोगों ने अखबार में, टीवी में। और वो व्यक्ति उनके साथ कैसे बैठता था, कैसे बात करता था, जैसे कोई बचपन के दोस्त हो, यानी कि वो सहारा ले। आज वो व्यक्ति देश का रईस है। एक टाइम तो आया कि दुनिया का तीसरा रईस हो गया था। ऐसे बहुत से उनके दोस्त हैं जिनका उन्होंने सहारा लिया और उनकी बाद में मदद की। और उसी दोस्त का एक नया कारनामा है कि लद्दाख, जो हमारा संसाधनों से और पर्यावरण से स्वच्छ इलाका है, उसमें डेवलप करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी। वहां पे बड़ा विरोध हो रहा, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। लद्दाख के लोगों ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी रैली की इसके विरोध में, और वो यूनियन टेरिटरी के दर्जे को समाप्त करके पूर्ण राज्य का दर्जा अपना मांग रहे, जैसा उनका था। ये मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि अगर हमारा साथी सेल्फ स्टार्ट होगा, पदाधिकारी खुद के सक्षम होगा, उसमें आत्मसम्मान की भावना होगी, तो वो किसी का सहारा नहीं लेगा, और सहारा नहीं लेगा तो उसका इशारा भी नहीं मानेगा। तो चौथी क्वालिटी ये हो गई। और तीसरी क्वालिटी, चौथी क्वालिटी ये हो गई कि उसके पास, चौथी क्वालिटी होगी। पांचवी क्वालिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि अगर वो व्यक्ति मूवमेंट की जानकारी रखता है, समझने समझाने की उसमें क्षमता है, सामाजिक कसक भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है, लेकिन अगर उसके पास मूवमेंट के लिए समय नहीं है तो चार की चारों क्वालिफिकेशन जीरो हो गई। आप पे बहुत अच्छा साथ पैटर्न देता है, साहब सेल्फ स्टार्ट है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सब सामाजिक कसक भी, लोगों की लड़ाई लड़ता है, सब काम करता है और समझाता ही बढ़िया, पढ़ा लिखा है, लेकिन साहब समझ नहीं दे पाता। तो किस काम का हमारे? कुल मिलाकर के हमें तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हमें बहुत बड़ा पैसे वाला भी नहीं चाहिए, हमें बहुत ज्यादा वो भी नहीं चाहिए,
हमें एक मध्यम मार्गी चाहिए, मध्यम मार्गी जो टाइम भी दे ले, समझने समझाने की क्षमता भी रखता हो, सामाजिक कसक भी रखता हो। मतलब उसमें भी सारी चीजें एक्सट्रीम की जरूरत नहीं है, अगर मॉडरेट भी हैं तो चलेंगे। अगर समझने इतनी क्षमता है कि हमने क्या बोला और उसने खुद समझ लिया, लोगों को समझा दिया। बहन जी क्या बोलती हैं, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो आपको कैसे समझाएंगे भाई? अगर बहन जी जो चीज बोलती है, अगर 100 में से 80 भी समझा लेते हैं, 60 भी समझा देते हैं, तो भी हमारा काम चल जाएगा, मध्यम मार्गी हो गया। तो 5 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब ये क्वालिफिकेशन हमारे पास होंगी तो निश्चित रूप से हमें संगठन को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो करना क्या बहन जी ने कि हमें छोटे छोटे कैडर कैंपों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इन बातों को बताना है, क्या कि बीएसपी क्यों जरूरी है। पहले तो बीएसपी है क्या, बहुजन समाज पार्टी क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं साहब बहुजन समाजवादी पार्टी, हमारे कितने पदाधिकारी कैसे लोग कहते साहब ये बहुत पुराने साथी हैं हमारे साहब, ये पार्टी में इस पद पे हमें अच्छा कहें, हमने साहब कब से काम करें साहब बहुजन समाजवादी पार्टी में हम पिछले साहब 15 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी का नाम नहीं जान रहे। 15 साल से काम कर रहे, उनको अगर पूछ लिया कि बहन जी पहला चुनाव कब लड़ी हो, कहां लड़ी, तो नहीं बता पा रहे। चलो ये तो कठिन प्रश्न थोड़ा सा है। अगर उनसे यही पूछो कि बहन जी का जन्मदिन कब का है, कह दें 15 जनवरी, और उनसे पूछो कौन सी सन, तो नहीं बता। ये चीजें बहुत बेसिक चीजें, बेसिक चीजें। तो बीएसपी क्या है, पहला तो ये होना चाहिए कि बीएसपी है क्या, बहुजन समाज पार्टी क्या है। बहुजन समाज पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है। और कौन सा आंदोलन है, जो इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज है, जो सदियों से वंचित रहा है, सदियों से पिछड़ा और पछाड़ा गया हुआ है, उस समाज में जागरूकता पैदा करके उन्हें एकता के सूत्र में पिरो करके उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाने वाला जो संगठन है, वो मूवमेंट है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। और वो बहुजन समाज पार्टी वामसेफ 6 दिसंबर 1978, डीएस4 6 दिसंबर 1981 से होते हुए, आ जाओ बैठो, वामसेफ डीएस4 से होते हुए, यानी कि 6 दिसंबर 1973 से जो यात्रा शुरू हुई, 71 से 73, 73 से 78 और 78 में जब बस वामसेफ बनी, वामसेफ से होते हुए डीएस4 बनी। वामसेफ का फार्मूला क्या था, वामसेफ बनी थी इस बात को लेकर के कि हमारा संगठन, हमारा मूवमेंट जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद, बाबा साहब के परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 के बाद जो इस देश का बहुजन समाज लीडरलेस हो गया था, उस लीडरलेस समाज को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी, जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे, जो बाबा साहब के उत्तराधिकारी थे, जो बाबा साहब के सानिध्य में काम कर चुके थे, बाबा साहब ने बहुत लोगों को तैयार किया था, लेकिन असमय निधन के कारण किसी एक को जिम्मेदारी नहीं दे पाए थे। तो उन लोगों ने बाबा साहब के उस सपने को चकनाचूर कर दिया, जब बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर में 2 दिन के अधिवेशन के बाद बाबा साहब के परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई बनी। उस आरपीआई ने एक होकर के काम पहले दिन से नहीं किया, यानी कि 3 उसके कार्यकारी अध्यक्ष बने, एक अध्यक्ष बना और 3 कार्यकारी अध्यक्ष बने, यानी कि पहले दिन से ही आम सहमति नहीं थी। यही हुआ ना, आम सहमति नहीं थी। और अंततः 1967 तक आते आते तक वो पार्टी जिसके 3 कार्यकारी अध्यक्ष थे 4 पार्ट में बन गई। 1957 से 10 साल के अंदर 4 पार्ट में बन गई, धीरे धीरे कई पार्ट में हो गई, आज कई पार्ट है। और 1971 आते आते तक वो आरपीआई जो बाबा साहब की परिकल्पना की पार्टी थी, वो आरपीआई 1971 में उसी कांग्रेस के चरणों में गिर करके 521 पार्लियामेंट, आज तो 543 है, उस समय 71 में 521 पार्लियामेंट में से एक पार्लियामेंट पे आरपीआई ने कांग्रेस से समझौता करके एक पार्लियामेंट की सीट ली। कितनी? 521 में एक। और बाबा साहब क्या कहते थे
कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो कि तुम एक ना एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनोगे। अगर हम 521 में एक सीट जीत भी जाते तो एक सीट से हम हुक्मरान समाज कैसे बन सकते थे। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जीते जी और मरने के बाद भी, परिनिर्वाण के बाद भी उन्हें अपमानित करने का काम किया हो, उस पार्टी से एक सीट के लिए समझौता करने का काम दादा साहब बी आर गायकवाड़ ने किया मोहन दारिया के साथ। कांग्रेस के नेता कौन थे और कहां वो समझौता कहां हुआ, वो अलायंस कहां हुआ, वो युति कहां हुई? वो युति हुई महाराष्ट्र के पूना शहर में। वो पूना शहर जो पूना शहर पूना पैक्ट का साक्षी रहा है। उस पूना शहर में समझौता हुआ, युति हुई, संगठबंधन हुआ और आरपीआई की तरफ से दादा साहब गायकवाड़, कांग्रेस की तरफ से मोहन दारिया संत गाडगे धर्मशाला से बाहर निकल करके आए। उन्होंने हाथ में हाथ डाल करके लोगों को इशारा किया। मानवर कांसीराम साहब धर्मशाला के बाहर खड़े थे और ये कहा कि ये दो विचारधाराओं की बाबा साहब अम्बेडकरी विचारधारा की और गांधी की विचारधारा की युति है। जो गठबंधन, जो युति, जो समझौता, जो अलायंस, जो विचारधारा बाबा साहब गांधी जी के जीते जी नहीं हो पाई, वो उनके 15 वर्ष के परिनिर्वाण के, उनके निधन के बाद हो गई। मानवर साहब ने कहा कि ये तो बाबा साहब के हिस्से में एक सीट और गांधी जी के हिस्से में 520 सीटें, तो ये कहां का गठबंधन है, कहां का समझौता है? ये तो बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब के उस अपमान को समझ के मानवर साहब ने सोचा कि क्या कारण है, तो उन्होंने इस बात का महसूस किया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता, राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता है। और वो नॉन पॉलिटिकल रूट्स, गैर राजनीतिक जड़ें कौन सी थी? वो मानवर कांसीराम साहब ने, वो पढ़े लिखे लोग, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, वो पढ़े लिखे लोग जो समाज से पैदा हुए, उनको मानवर कांसीराम साहब ने अपना नॉन पॉलिटिकल रूट्स बनाने का काम किया और सेल्फ हेल्प के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट के आंदोलन को चलाने का संकल्प लिया। और साथियों, 6 दिसंबर 1971 को, अक्टूबर 1971 को ये गठबंधन जब हुआ, उसके बाद तुरंत ही पूना मनो ने 50-60 कर्मचारियों के साथ अपनी भावना रखने का काम किया और उनसे कहा कि अगर हम इन महापुरुषों के बताए रास्ते पे चल करके, बाबा साहब के संविधान में मिले अधिकारों को लोगों को बता करके हम बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं। उसी क्रम में 6 दिसंबर 1973 में दिल्ली में ऑल इंडिया बैठक हुई, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और मानवर कांसीराम साहब ने तब बामसेप की विधिवत उन्होंने नामकरण किया, लेकिन घोषित नहीं करने का काम किया। जन्म दिवस बामसेप नहीं किया और ये कहा कि हम तब तक इसको घोषित नहीं करेंगे जब तक इसमें 2-2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी एनरोल्ड नहीं हो जाएंगे। जब तक 2-2.5 लाख कर्मचारी इसके सदस्य नहीं बन जाएंगे, तब तक हम इसका औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं करेंगे। 5 साल तक मानवर कांसीराम साहब, उनकी टीम ने हजारों की संख्या में कैडर कैंप के माध्यम से सरकारी कर्मचारी 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को एनरोल किया उसमें, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बाबू, वकील, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। क्लर्क से लेकर के, चपरासी से लेकर के और क्लास 1 अफसर तक, और साथियों डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर के वकील तक, सारे लोगों को उसमें, साइंटिस्ट, सारे लोग शामिल थे। उन्हें एनरोल करके 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में मानवर कांसीराम साहब ने वार्ता बाम से घोषित किया। और उसके बाद 3 कन्वेंशन जब उनके हो गए, 1979 में, 1980 में। 1979 का पहला कन्वेंशन बामसेप का नागपुर में हुआ, 1980 का दूसरा कन्वेंशन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ और तीसरा कन्वेंशन, जिसमें मैं भी साक्षी था, उसका 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का चंडीगढ़ के परेड ग्राउंड में साथियों 1981 में हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास बामसेप के कर्मचारी अधिकारी बाकायदा व्हाइट शर्ट और नीली नेवी ब्लू पैंट पहन करके उसमें शरीक होने का काम किया। और तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बाकायदा ये रिमार्क दिया, ये कटाक्ष करने का काम किया, ये टिप्पणी करने का काम किया कि जिस नीले झंडे को हमने महाराष्ट्र में दफनाने का काम किया था 1971 में, वो युति के माध्यम से
वो नीला झंडा उत्तर भारत यानी कि चंडीगढ़ में कहां से आ गया? और साथियों, उस समय उस नीले झंडे के बाद उस कन्वेंशन के बाद मानवर कांसीराम साहब का एक इंटरव्यू इलस्ट्रेट वीकली में उस समय छपा था। फ्रंट पेज पे मानवर साहब की फोटो थी। और तब साथियों लोगों को पता चला, मानवर कांसीराम साहब ने उसी 14 अक्टूबर के बाद 6 दिसंबर 1981 को DS-4 एक लड़ाकू संगठन बनाने का काम किया। जो क्योंकि उन्होंने क्यों बनाया उसको? क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की एक लिमिटेशंस होती है, वो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के तहत बंधे होते हैं, वो खुलकर के काम नहीं कर सकते। क्योंकि हमसे एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऑफ द एम्प्लॉइज, बाय द एम्प्लॉइज, बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज। हमसे इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, बाय द एम्प्लॉइज, बट नॉट फॉर द एम्प्लॉइज। फिर लोगों ने पूछा किसके लिए है? तो मानवर साहब ने कहा सोशल यूटिलिटी के लिए, सामाजिक उपयोगिता के लिए। जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उस समाज के लोगों के प्रति आपका कर्ज बाकी है, पे बैक टू सोसाइटी की भावना की। उस समाज का आपके ऊपर कर्ज है, इसलिए आप उस समाज की तरक्की के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमने संविधान उनके लिए बनाया जैसा वो चाहते थे। अब उस संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी उनकी है कि वो उस संविधान को जैसा है वैसा लागू करे। और उसको लागू करने का काम कौन करता है? सरकारें करती है। अब सरकार, आप कर्मचारी अधिकारी लिमिटेड है, आप अपने दम पर ना तो ऐसी सरकार बना सकते जो आपके इशारे पे चले और ना अपनी सरकार बना सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि आप नहीं बना सकते, लेकिन आपके जो परिवार के लोग, समाज के लोग हैं, वो लोग मिलकर के एक ऐसी ताकत पैदा कर सकते हैं, एक ऐसे पॉलिटिकल क्लाउड पैदा कर सकते हैं कि इनके ऊपर एक प्रेशर बना सकते हैं, प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा, इसके लिए आपको करना क्या है? उस समाज की तरक्की और विकास के लिए अपनी आमदनी का 20वां भाग यानी कि 1/5 अपनी आमदनी का किसके लिए खर्च करना है? समाज की उन्नति और तरक्की के लिए खर्च करना है, यानी पे बैक टू सोसाइटी के लिए। मानवर कांसीराम साहब ने उसी बात को उठा करके बामसेब की जब बर्ता बामसेब हुआ 6 दिसंबर 1978 को, तो उन्होंने इसी बात को कहकर के कहा कि बामसेब का ब्रीद वाक्य जो होगा, जो उसका लोगो बदलने की लक्ष्य का जो शब्द होगा, जो लक्ष्य होगा, क्या होगा कि पे बैक टू सोसाइटी, गो बैक टू सोसाइटी एंड सी बैक टू सोसाइटी। उसके माध्यम से हम नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करेंगे। और जब नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत होने लगी तो 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने DS-4 बनाई, जो एक लड़ाकू संगठन बना। और उस संगठन ने के माध्यम से उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर के चुनाव लड़े और एक रिस्पेक्टेड वोट मिला। जितना वोट कांग्रेस RPI को 1957 बनने के बाद भी नहीं मिला, उतना 1981 में खाली वो बनने के बाद मिला। तब मानवर कांसीराम साहब ने और 3 साल स्टडी करके, मेहनत करके, कैडर से लोगों को मोटिवेट करके, उनमें मोटिवेशन पैदा करके समाज के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने तैयार करके जब इस बात को वो एश्योर हो गए, तब उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को वोट क्लब, वो लाल किला के मैदान में लाखों की संख्या में अपनी यूनिट के साथ, अपनी टीम के साथ बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। बर्ता BSP डिक्लेयर करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी का बाकायदा जन्म की घोषणा की, और घोषणा ऐसे नहीं की, एक लक्ष्य के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ उन्होंने घोषणा करने का काम किया। और साथियों, नारे केवल शब्द नहीं होते। किसी भी संगठन के नारे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नारे, किसी भी पार्टी के नारे साथियों केवल शब्द नहीं होते, बल्कि उन नारों में एक मैसेज छिपा रहता है, लोगों को जागरूक करने। जैसे उन्होंने नारा लगाया, क्या नारा लगाया? पहला कि वोट हमारा राज तुम्हारा। क्या लगाया? वोट हमारा राज तुम्हारा। क्यों? उन्होंने क्यों नारा लगाया? तो इसलिए नारा लगाया था कि अभी तक आप अपने वोट के पहलू को समझा नहीं, जबकि बाबा साहब ने वार्निंग देने का काम किया था, जगाने का काम किया था, ये बताया था कि आज मैं बहुत खुश हूं क्यों मैंने भारत के संविधान में आपको एक ऐसा शस्त्र देने का काम किया है जिसे
जिसका सही इस्तेमाल करके आप इस देश के हुक्मरान समाज बन सकते हो। लेकिन उस शस्त्र को आपको बचा के रखना है, संभाल के रखना है, और उसी तरीके से संभाल के रखना है जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को संभाल के रखने का काम करते हैं। हमें उसी तरीके से संभाल के रखना है, वैसे रखना चाहिए जैसे उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा हमें उसी तरीके से करनी चाहिए जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की करते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लूटने और बिकने नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हमें अपने वोट को लूटने और बिकने से बचाना चाहिए। ये लोगों को संदेश दिया और ये कहा कि अभी तक आपके वोट से दूसरों की सरकारें बनती रही, दूसरे के एमएलए एमपी बनते रहे, दूसरों के जेडपी बनते रहे, दूसरों के पार्षद बनते रहे, दूसरों के कारपोरेटर बनते रहे, लेकिन अब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो एक संदेश था उस नारे में, लोगों को अंदर झकझोरने का एक जज्बा था उस नारे में। और वो नारे केवल कोरी कल्पना नहीं थी मानवर साहब की, उन नारों को में जान डालने का काम, उन नारों को हकीकत में तब्दील करने का काम हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब और उनकी टीम की मेन सदस्य रनिया बहन जी ने करके दिखाने का। दूसरा नारा महत्वपूर्ण नारा था, अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी। क्यों कहा कि हम लोग सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से वंचित रहे, पिछड़े पछाड़े गए, लेकिन अब नहीं। अब हमारे पास बाबा साहब के दिए संविधान में बराबर की वोट की ताकत का शस्त्र है। इसलिए अब भोजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी। अभी तक करते रहे, वो चलता रहा। हम 100 में से 85 हैं और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में किसका महत्व होता है? नंबर की वैल्यू होती है। नंबर किसके पास जा रहा है? नंबर तो बहुजन समाज के पास है। तो ये मैं शॉर्ट में बता दूं, ऐसे तो किसी से पूरा दिन का जब पैडल कम तो बताएंगे। तो कहने का मतलब कि बहुजन समाज पार्टी इन नारों के साथ कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, लोगों से क्या बताएगा कि ये जो आपको सरकारी नौकरी मिली है, ये जो नौकरी आपको मिली है, ये सरकारी नौकरी जो मिली है कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, तो ये नौकरी मिली है भाग्य भगवान की देन नहीं, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश की देन है, न काली और दुर्गा की देन है। ये देन हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उनके संघर्ष की है। और वो भी 2-4 साल का संघर्ष नहीं, 102 बरस लंबे संघर्ष के परिणाम के बाद भारत का संविधान बना था। कितने साल के बाद? 102 वर्ष के अथक संघर्ष के बाद 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो संघर्ष इकट्ठा शुरुआत की थी लड़कियों के लिए, किसी भारतीय के द्वारा पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का काम इस देश में किसी ने किया तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया। यहां तक कि न सिर्फ शूद्रों की महिलाओं के लिए बल्कि सर्व समाज की महिलाओं के लिए भी स्कूल खोलने का काम उन्होंने किया, शूद्रों के लिए स्कूल खोलने का काम किया। तो जिस शिक्षा की ज्योति जलाकर के उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, और वही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से शिक्षा और सरकारी नौकरियों आरक्षण की डिमांड की थी। वही पहले मसीहा ऐसे थे जिन्होंने ये बताने का काम किया कि जब तक हम ब्यूरोक्रेसी में, जब तक हम डेमोक्रेसी में, हम शासन सत्ता में नहीं होंगे, हम अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। यानी कि राजनीति में पॉलिटिकल पावर को उन्होंने भी महत्व देने का काम किया, जिसको आगे चल करके हमारे मसीहा बाबा साहब ने क्या कहा कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की विद विच वी कैन ओपन एनी लॉ, आइदर सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक। किसी भी तरह के ताला, राजनीतिक सत्ता वो गुरकिल्ली है जिससे हम सभी ताले, अपनी तरक्की और विकास के सभी ताले खोल सकते हैं। इस बात को की शुरुआत 1848 से हुई और 1848 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, तब तक के लिए, तब तक कितने साल हो गए साथियों? 102 साल। और टोटल अगर बहुजन समाज के संघर्ष को हम काउंट करें तो 108 वर्ष का संघर्ष, 1848 से लेकर के 6 दिसंबर 1956 तक हो गया 108 सीधा कैलकुलेशन। यानी कुल मिलाकर के आज हम लोग
जिस बहुजन समाज पार्टी के बैनर के तले जो एक गमले में लगा पौधा, जो बाबा साहब का की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि, बाबा साहब की विचारधारा वाली, बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई थी, वो बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि में 15 साल के अंदर ही उन्हीं मनुवादियों के चरणों में जाकर के गिर गई थी, जिन्होंने बाबा साहब को पूरे जीवन भर हंसने की बात छोड़ो, ठीक से रोने भी नहीं दिया। और हमारे बीच से वो समय से पहले चले गए। साथियों, अगर कल्पना करो, बाबा साहब अगर 10 साल हम लोगों के बीच में और होते तो इस देश के बहुजन समाज की दशा क्या होती साथियों, कल्पना करके देखिए। इसलिए उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि में, बाबा साहब की जन्मभूमि, बाबा साहब की कर्मभूमि में क्या हुआ साथियों कि बाबा साहब का आंदोलन, पवित्र आंदोलन, फुले साहू, अंबेडकर, हरचंद ठाकुर, गुरचंद ठाकुर, तंदे पेरियार, नारायण गुरु, महात्मा काली, इन जैसे महापुरुषों का जो भले ही क्षेत्रीय लेवल पे था साथियों, बाबा साहब से पहले जितने भी आंदोलन चले, हरचंद ठाकुर, गुरचंद ठाकुर को तो पश्चिम बंगाल से आगे नहीं गया, तंदे पेरियार का आंदोलन तमिलनाडु केरला से आगे नहीं गया, नारायण गुरु का आंदोलन केरला से बाहर नहीं निकला, मंगूराम का आंदोलन पंजाब से बाहर नहीं निकला, धर्मी आंदोलन, अच्युतानंद का आंदोलन उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं निकला, गुरु घासीदास का आंदोलन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बाहर नहीं निकला, तमाम महापुरुषों। लेकिन पहली बार शिक्षा का आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो नींव पूना में डाली थी, थोड़ी बहुत पूरे देश में उसकी महक गई थी। लेकिन अगर पूरे देश को एकमात्र नेतृत्व, एकमात्र लीडर के नेतृत्व को नेतृत्व देने का काम किया, एकमात्र लीडर वो कौन था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। हमारे कैसे थे वो? नेशनल लीडर थे। और उनके परिनिर्माण के 15 वर्ष के अंदर उनका वो पवित्र आंदोलन, जिनको उन्होंने नेशनल लेवल पर उसको लीड करने का काम किया था, राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने उसको नेतृत्व देने का काम किया था, उनके परिनिर्माण के बाद 15 साल तक बहुजन समाज लीडरलेस रहा। कैसा रहा? बहुजन समाज नेतृत्वहीन रहा। और उन 15 वर्षों के बाद जब उनके लेफ्टिनेंटों ने उनके आंदोलन की ये दुर्दशा की कि 521 में से एक सीट पे समझौता करके अपने परिवार का सुख देखने के लिए मजबूर हो गए, तब साथियों पंजाब की धरती पे पैदा हुए एक नौजवान ने बाबा साहब की जन्मभूमि कर्मभूमि में जाकर के बाबा साहब के आंदोलन को एक साइंटिफिक रूप में चलाने का संकल्प लेने का काम किया। और न सिर्फ संकल्प लिया, उस संकल्प को हकीकत में तब्दील करने का काम किया। और साथियों, बाम से डीएसपोर्ट से होते हुए 14 अप्रैल को जब पार्टी बनाई तो जो भी नारे लगाए उनमें जान डालने का काम किया, उनको हकीकत में तब्दील करने का काम किया। जैसे जब जो नारा लगाया कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, तो साथियों उसमें सिर्फ और सिर्फ कहने का यही संदेश था कि आपको जो कुछ मिल रहा है वो भाग्य भगवान की देन नहीं, बाबा साहब के संविधान की देन है। इसलिए हम वोट से तो लेंगे, सीएम और पीएम ले सकते हैं, और रिजर्वेशन से, आरक्षण से एसपी और डीएम ले सकते हैं। और इसके माध्यम से वोट की ताकत का उन्हें एहसास कराया। और वोट की ताकत होगी तो बाबा साहब के उस बात का एहसास कराया कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर। अगर हमारे पास राजनीतिक सत्ता होगी तो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग नालायक होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। और संविधान अगर खराब भी हो, उसको चलाने वाले लोग, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर अच्छी नीयत के होंगे, अच्छी सोच के होंगे, तो खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। बाबा साहब ने इसीलिए 3 वार्निंग्स देने का काम किया था। कब? 25 नवंबर 1949 को अपनी लास्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्पीच में यही स्पीच देने का काम किया। उन्होंने कहा था इस बात कि अगर हमने बहुत जल्दी, जैसे उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास के रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं, कंट्राडिक्टरी एज में विरोधाभास के रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को अपनाएंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य का हम
खंडन करते रहेंगे, आज तक खंडन कर रहे हैं, आज तक। उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि अगर हमने इस विषमता को अतिशीघ्र समाप्त नहीं किया तो जो लोग इससे पीड़ित होंगे इस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जिसे इस संविधान सभा ने बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद बनाने का काम किया। ये वार्निंग उन्होंने देने का काम, लोगों को बताने का काम किया। उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति पूजा होगी, नायक पूजा होगी, जिस देश में नायक पूजा होती है, व्यक्ति पूजा होती है, उस देश को तानाशाही के मार्ग पे चलने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा जिस देश में वार्निंग देने का काम किया था, जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में, राज्य से मतलब देश, राज्य का मतलब होता है देश, अपना बंगाल मत समझ लेना, कि जिस राज्य में या जिस राष्ट्र में धर्म, पंथ, संप्रदाय राष्ट्र से ऊपर होगा, उस राष्ट्र का पतन सुनिश्चित है। इसलिए धर्म, पंथ, संप्रदाय से राष्ट्र को ऊपर रखना चाहिए, तब वो राष्ट्र राष्ट्र रहेगा। इसलिए बाबा साहब वार्निंग दे, किनको, जिनके हाथ में देश को चलाने की जिम्मेदारी थी, संविधान को चलाने की जिम्मेदारी। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने स्लोगन लगाए कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, यानी कि हम वोट अगर अपना सही इस्तेमाल करेंगे तो हम संख्या में ज्यादा हैं। और बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य के सिद्धांत का बराबर के वोट का अधिकार दिया। हम अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मनोहर साहब ने कहा कि जिस दिन हमारे लोग, बाबा साहब ने कहा था, जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे, उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख लो, तुम एक ना एक दिन इस देश के हुक्मरान समाज बनो। दीवारें तो थी नहीं, हमारी तो झुग्गी झोपड़ियां थी। झोपड़ियां कहां? अभी तक जब झोपड़ियां हमारी हैं तो उस समय जब बाबा साहब ने कहा होगा किधर दीवारें होंगी, दीवारों से मतलब अपने दिल और दिमाग की दीवार अपनी, इसलिए ताकि आपको रोज याद आता रहे, आपको रोज याद रहे, ताकि आप अपने वोट को लूटने और बिकने से बचा। फिर इसीलिए उन्होंने जब बीएसपी बनाने का काम किया तो इस बहुजन समाज को मूर्त रूप देने के लिए, बहुजन समाज केवल दलितों का समाज नहीं, बहुजन समाज केवल, अगर आप यहाँ सोच लें कि नमोसूत्र की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सोच लें चमारों की पार्टी है, महाराष्ट्र में सोच लें महारों की पार्टी है, तमिलनाडु में सोच लें परिया की पार्टी है, कर्नाटक में सोच लें होलिया मादिका की पार्टी है, आंध्र तेलंगाना में सोच लें माला मादिका की पार्टी है, वो नहीं, बहुजन समाज। और उस बहुजन समाज को मूर्त रूप देने के लिए मानवा कांसीराम साहब ने क्या किया, 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। कब आई? 1979 में फॉर्मेशन हुआ, एक साल के बाद रिपोर्ट आ गई। जनता पार्टी ने उसको इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया, तो कचरे की टोकरी में फेंक दिया। उनकी सरकार चली गई 80 के लास्ट में, दिसंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी थम्पिंग मेजॉरिटी में वापिस आ गई। थम्पिंग मेजॉरिटी में वापिस आ गई, पूर्ण बहुमत के साथ वापिस आ गई। जैसे उनके पिताजी ने या उनकी पार्टी ने काका कलेक्टर कमीशन को लागू नहीं किया था, तो उनने ना काका कलेक्टर की रिपोर्ट लागू की, और उनके बाद में जब मंडल कमीशन बना तो उसकी रिपोर्ट को लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उनने उसे भी कचरे के टोकरे में पड़ा रहने दिया, ऐसे देखा फेंक दिया, पड़े रहो भाई। 84 उनकी हत्या हो गई, उनके पुत्र श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भी उसको, जब उनके पूर्वज नहीं करते हैं तो वो क्या ध्यान दें, उन्होंने किया। लेकिन इस देश में एक शख्स था और वो इस सदी का महानायक कोई और नहीं, हमारा महानायक मानवर श्री कांसीराम साहब, जिन्होंने वामसेप और DS4 के माध्यम से सबसे पहले इस देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए संघर्ष करने का काम किया। यद्यपि उस रिपोर्ट से बहुजन समाज में मेजॉरिटी में काम करने वाले लोग, बहुजन समाज पार्टी को मेजॉरिटी में वोट दे, बहुजन समाज के रूप में जो जाने जाने वाले लोग मेजॉरिटी में लोग थे, कौन थे उस समय तक? एससी समाज के लोग थे। उस समय तक हमारे साथ ना तो ओबीसी था और ना हमारे साथ मुस्लिम, तो माइनॉरिटी समाज था। कौन था? केवल दलित था। हर प्रदेश में कहीं दलित था। किसके माध्यम से? वामसेप और DS4 के माध्यम। तो पहले व्यक्ति इस देश में, पहले व्यक्ति
अगर कोई दूसरा नाम अखबार में, टीवी में कोई किसी में लाकर के कोई दिखा दे, मैं साथियों उसको इनाम देने का काम। इस देश में पहले व्यक्ति हैं मानवर श्री कांसीराम साहब, जिन्होंने वामसे बीएसपुर के माध्यम से 1981 में बाकायदा धरना प्रदर्शन करके इस स्लोगन के साथ कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की समस्या, पिछड़ों की समस्या, देश की समस्या, ये स्लोगन के साथ उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आंदोलन किया। 32-34 दिन का पूरे विंटर सेशन धरना बोर्ड क्लब पे दिया। किसके माध्यम से? वामसेप और बीएसपुर के माध्यम से, उसके माध्यम से दिया 1982 में पूरे विंटर सेशन दिया। और साथियों बाहर खड़े होकर के उन्होंने मजमा जैसे जादूगर नहीं, ये चूरन चूरन पे जादूगर होते हैं, जादूगर होते हैं या कोई दुकान अपनी सजाते हैं ऑफिस के सामने, और वो पहले नेवले का सांप का खेल दिखाते हैं, फिर इसका कुछ और दिखाते, बाद में वो पोटी में से मंजन निकालते हैं, उसका मंजन बेचने का काम करते हैं। मानवर कांसीराम साहब भी उसी तरह जादू साइंटिस्ट थे, जादूगर की तरह उन्होंने उन महापुरुषों के फोटो सजा के रखे, जिन महापुरुषों को कोई नहीं जानता था कोई, ईमानदारी से बताइए। हरचरण ठाकुर, गुरचरण ठाकुर को उत्तर भारत में कितने लोग जानते होंगे? साथियों मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने खुद मैं अपनी बता रहा हूँ साथियों, मैं खुद 1990 में पहली बार मानवर साहब के मुंह से सुना, जब उनकी मुझे मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकी किसकी कहूँ, सोचो साथियों। हाँ ये है कि महात्मा ज्योतिबा फुले साहू जो है, इनको हम लोग पहले से जानते थे, क्योंकि मानवर साहब बहुत पहले से यूपी में काम करने लगे, तो हमारे पिताजी उनके साथ मजबूती के साथ काम करते थे, इसलिए हम जानते हैं कि हम उस पॉलिटिकल फैमिली, उस मूवमेंट की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पॉलिटिकल तो नहीं कर सकते, उस अम्बेडकरी मूवमेंट के, साहू फुले अम्बेडकर के मूवमेंट के फैमिली से ताल्लुक रखते। हमारे पिताजी ने बाबा साहब और बहन जी तीनों के साथ काम किया था, इस नाते हम वो जानते थे, लेकिन हरचंद ठाकुर, गुरचरण ठाकुर नाम नहीं था, पहली बार में साहब कहने का मतलब साथियों, मानवर साहब ने वो मजमा लगा करके वो ऑफिस के सामने भीड़ भाड़ जहां होती थी वहां पे अपना दुकान सजा के बैठ गए, और उन्होंने पार्लियामेंट का नक्शा बनाया और पिछले लोगों से कहा, पार्लियामेंट जाते समय वो जो एमपी पिछले वर्ग के जाते थे, उनसे बुला के कहते थे आओ भाई समझ लो पूरी बात, और कहते देखो ये पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट में इतने पार्लियामेंट मेंबर बैठते हैं, इस सदन में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में इतने लोग बैठते हैं, इसमें आपके लोगों की आबादी 50% से 52% है, लेकिन आपके लोग बैठते हैं केवल 10%, 8%, 5%, जबकि आपको बैठना चाहिए 50%, 52%। कैसे बैठ सकते हो? वो महापुरुषों के संघर्ष के आधार पर बैठ सकते, उनको समझाने का काम, ओबीसी के लोगों को समझाने का काम, जेल भरो आंदोलन करने का काम। जब बीएसपी बना ली तो साथियों जेल भरो आंदोलन शुरू किया 1985 में, और 3743 जातियां, पिछड़ी जातियां होती हैं, उनके माध्यम से 3743 लोगों को प्रतिदिन जेल भेजने का काम करते हैं, प्रतिदिन। हमारे पिताजी भी है, इसलिए मैं बताऊं। और कैसे बेचते थे? उसमें 99% उत्तर प्रदेश के दलित और उसमें मेजॉरिटी में चमार जाते थे, ओबीसी का दुक्का जाता था, लेकिन फिर भी सिंबॉलिक बेचते थे। भाई उसके माथे में तो नहीं लिखा चमार होते, भाई दूसरे पर मंडल कमीशन में सपोर्टर जा रहे, 3743 डेली जाते थे, डेली जेल भरो आंदोलन हुआ था। पहला आंदोलन करने वाले कितने लोगों को पता था? ईमानदारी से बताइए सब। बताते नहीं हम लोग, इसलिए मैंने बताया, माननीय बहन जी ने बताया है कि पहले बताओ कि बीएसपी है क्या है बीएसपी, और फिर बीएसपी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और फिर बीएसपी को ही वोट देना क्यों जरूरी है। ये चीजें हमको जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे बीएसपी क्या है, तो आगे चीजें कैसे बताएं? ये चीजें हमें कैसे बतानी है? जब छोटे छोटे कैंपों के माध्यम से, और उसी कैंप में माननीय भाई जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें किसी पूंजीपति से, किसी उद्योगपति से, किसी भी गैर बीएसपी बहुजन समाज के लोग से हमें कोई भी चंदा वसूल नहीं करना है। हमें बीएसपी
क्यों जरूरी है, बीएसपी क्या है, बीएसपी क्यों जरूरी है, और बीएसपी क्यों, मतलब बीएसपी में कौन कौन लोग हैं, क्या है बीएसपी, बीएसपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सारी चीजें बताएं। और बीएसपी गठबंधन में क्यों नहीं जा रही, या जाएगी तो नहीं जाएगी, ये माननीय बहन जी के विवेक को छोड़ देना चाहिए, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी माननीय बहन जी का निर्देश है कि हमें अपने सारे 543 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको एक बात पता है, इस देश में एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश में लड़ाने का काम करती है, गूगल करके देखिए साहब। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि हमारी पहली तैयारी होनी चाहिए कि हमारे सारे कैंडिडेट तैयार हैं, हमारा पहला उद्देश्य। फिर हमें ये बताना जरूरी है कि बीएसपी को आर्थिक मदद क्यों जरूरी है, और जब ये सब बता लें उसके बाद जो हमें सबसे बड़ी बात बतानी है कि जैसे महापुरुषों का हमने बहुत संक्षेप में इतिहास बताया, इन महापुरुषों के संक्षेप में इतिहास बताने के बाद बीएसपी क्या है, बीएसपी क्यों, और बीएसपी को फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, और फिर उसके बाद महापुरुषों के संघर्ष के बाद मानवर कांशीराम साहब का संघर्ष, और वाम से बीएसपी और बीएसपी कैसे क्यों बनी, फिर विस्तार के साथ वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के संघर्ष को और उनकी चारों बार की सरकार में सर्व समाज के लिए किए गए कार्यों को, उनमें विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए किए गए कार्यों को हमें विस्तार से बताना है। अब जब हम ये इतना विस्तार से बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो अगर 150-200 लोग इकट्ठे होंगे तो 100 लोग तो समझेंगे, और वो 100 लोग अगर एक एक को भी समझाएंगे 100 को और समझाएंगे, फिर उनमें से 100 अगर 10, 20, 50 को भी समझाएंगे तो और बढ़ेंगे आगे। तो कुल मिलाकर के एक ह्यूमन चेन, जैसे ब्रेक चेन बन जाती है, वो बनती चली जाएगी और आपकी बात बनने लगेगी। और जब बात बनने लगेगी साथियों, लोग इस तरह से जुड़ने लगेंगे, तो आपको ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है। जितने लोग इस मीटिंग में इकट्ठे होंगे उनसे कहो भैया चुनाव है, बीएसपी को आर्थिक सहयोग क्यों करना जरूरी, जब ये बताओगे क्यों जरूरी है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी धन्ना सेठ से पैसा लेने का काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपति, किसी पूंजीपति, किसी सेठ बनिया से पैसा नहीं लेती। बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है, फंड रेजिंग के सिस्टम है, वो 3 मेजर सिस्टम है। क्या सिस्टम है? पहला, हमारे मसीहा, हमारे नायक मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी ये सिस्टम बना करके गए। पहला था कि उन्होंने कहा था कि हमारे जन्मदिन को आप संगठन की समीक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे, मानवर साहब के जन्मदिन को, और बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसको आजकल हम लोग क्या मनाते हैं, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे। आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में, यानी कि पार्टी को कैसे चलाया जाए। तो 3 तरह से हम लोग पैसा, 3 फंड रेजिंग के सिस्टम है। पहला, बहन जी के आर्थिक सहयोग दिवस का के रूप में हम लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उससे बहन जी पूरे 5 साल तक हर प्रदेश में हर साल कोई न कोई चुनाव होता है, बहन जी वहां जाती हैं, हेलीकॉप्टर का खर्चा, जहाज का खर्चा। दूसरा सोर्स सदस्यता के माध्यम से, सदस्यता के माध्यम से हम लोग पहले 10 रुपए था, फिर 50 रुपए हुआ, 200 रुपए सदस्यता। उसके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की गाड़ी कमाई से, हालांकि बाबा साहब ने तो 5% कहा था, अगर आज ईमानदारी से हमारे कर्मचारी, अधिकारी और पार्टी के लोग अगर अपनी ईमानदारी से 5% दे दें, अब तो महंगाई को बढ़ना चाहिए कायदे में, लेकिन फिर भी चलो भाई सैलरी बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है, फिर भी 5% देंगे तो ईमानदारी के साथ आपका स्टेट का दफ्तर भी चलेगा, ईमानदारी के साथ आपके बहन जी के चुनावी कार्यक्रमों का समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा सोर्सेस जो है ईमानदारी के साथ, वो है जिन प्रदेशों में हमारी पार्टी मजबूत है, जिन प्रदेशों में हमारी पार्टी की डिमांड है, करीब करीब 10-12 प्रदेशों में, उन प्रदेशों में जो हमारे, सपोज करो यहाँ पर 42 पार्लियामेंट मेंबर है, अगर ये हमारा मजबूत प्रदेश होता, 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत मजबूत सीटें होती, तो वहां 1 से ज्यादा कैंडिडेट डिमांड होता। जब 1 से ज्यादा होता तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते,
एक तो अच्छा कैंडिडेट मिलता है, दूसरा आर्थिक सहयोग भी मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश मिलता है, मध्य प्रदेश मिलता है, राजस्थान मिलता है, छत्तीसगढ़ मिलता है, बिहार मिलता है, झारखंड मिलता है, उत्तराखंड मिलता है, हरियाणा मिलता है, पंजाब मिलता है, कर्नाटक भी मिलता है, महाराष्ट्र भी मिलता है। जबकि वहां एमएलए एमपी नहीं बना। कर्नाटक तो हम 2 बार एमपी बना चुके, एमएलए बना चुके, मिनिस्टर भी बनाया हमने कर्नाटक में। कर्नाटक में तो हमारा मिनिस्टर भी रहा, हम ही ने बनाया, हम ही थे वहां सब। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि हमारा तीसरा सोर्स क्या है कि जो प्रत्याशियों के माध्यम से जो हमें सदन होता है, उससे इन्हीं 3 सोर्सेज से पूरे 5 साल हमारी पार्टी चलती है। और देश के तमाम प्रदेशों के दफ्तर, उनमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश दिल्ली के दोनों तीनों दफ्तर हैं, वो साथियों चलते हैं। तो अंदाजा लगाइए उनका खर्चा कितना। आपका छोटा सा दफ्तर है, इस दफ्तर का खर्चा मनोज भाई को पता होगा, यहाँ के लोगों को पता होगा। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश तो बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर, अब बीजेपी को छोड़ दो क्योंकि 10 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने तो हर जिले में कार्यालय बना दिए। लेकिन इससे पहले तक इस देश में सबसे अच्छा कार्यालय स्टेट का, सबसे अच्छा कार्यालय सेंट्रल का बहुजन समाज पार्टी का था, सबसे अच्छा कार्यालय। आज भी बीजेपी के बाद सबसे अच्छा कार्यालय नंबर 2 का है तो बहुजन समाज पार्टी का। आप सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा। तो हमारा साथियों क्या उद्देश्य होना चाहिए कि उन कैडर कैंपों के माध्यम से एक तो 2-3 बातें होंगी कि हम लोग भीड़ में मीटिंग करते हैं, खुले में मीटिंग करते हैं और भाषण देते हैं, इस पार्टी की बुराई, उस पार्टी की बुराई, इस पार्टी के नेता की बुराई, उसकी ही करते हैं। हमें साथियों किसी को ऐसे क्रिटिसाइज खुले में करने की जरूरत नहीं। हमें अपनी बात, हमें किसी की लाइन को मिटाना नहीं है, हमें अपनी लाइन को बड़ा करना है, हमें अपनी बड़ी लाइन खींचनी। माननीय बहन जी को आपने देखा किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, जब बहन जी के ऊपर कोई अटैक करते हैं तो बहन जी सूद समेत उनको जवाब देने का काम करते, फिर नहीं छोड़ती। तो हमें खाली मुझे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं। इस देश में एकमात्र नेता आदरणीय बहन जी हैं जिन्होंने खुल करके बोलने का काम किया। अभी पिछली प्रेस में आपने सुना होगा क्या कहा उन्होंने कि सरकार इस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके उन्हें अपना गुलाम और अपाहिज बनाने का काम कर रही है। नहीं बोला कोई, बोल रहा आज तक? आज तक कोई बोला? प्राण प्रतिष्ठा की इतनी बात हुई, सबने कुछ कहा, सबने कुछ कहा। किसी ने कहा कि हम जाएंगे, हमारी आस्था है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम 22 को नहीं जाएंगे, बात को जाएंगे, गुड़ खाएंगे, गुलगुला से परहेज करेंगे। है कहावत है नहीं, ये गुड़ तो खाएंगे नहीं, गुलगुला से परहेज करेंगे। भाई गुलगुला मिठाई मीठा है, वो वाली बात गुलगुला समझते हैं ना, मिठाई से बनता है। तो ऐसी बातें की। लेकिन बहन जी ने क्या कहा, हमारे पास इन्विटेशन आया, हम अपनी पार्टी की उसमें जिम्मेदार व्यस्त हैं, सोचेंगे, देखेंगे। वैसे तो हमारे पास समय है नहीं, एक बात। और दूसरी बात क्या कही कि भाई जिस तरह से कोर्ट का फैसला हुआ है, मंदिर बना रही सरकार, अगर मंदिर पे पैसा खर्च कर रही तो सरकार को मस्जिद भी बनानी चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं कहा, किसी नेता ने कहा, किसी ने नहीं सोचा। आप लोग सोचिए इस बात को, आप सोचिए बहन जी का संदेश, बहन जी का एक एक शब्द बहुत नपतला। और जब नीतीश कुमार ने छोड़ा इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी ने भी दूसरे रास्ते से छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया, तब पूरे देश के दलित समाज के इंटेलेक्चुअल जो कहते थे अरे यार बहन जी को शामिल होना चाहिए, बहन जी को ये करना चाहिए, अरे बहन जी ये कर रही। अब वही लोग क्या कह रहे हैं कि बहन जी बहुत दूरदर्शी है, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, लोग धड़ाम धड़ाम दे देंगे। केजरीवाल अलग अपना राग अलाप रहा, ममता बनर्जी अपना राग अलाप रहे, अखिलेश अपना राग अलाप रहा, वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा। अभी गठबंधन हुआ नहीं, वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा है। आप बताइए उसका इंडिया गठबंधन क्या है? हमारे लोग कहे गठबंधन नहीं करें, गठबंधन नहीं करें। अरे साथियों ये सब लड़ेंगे अपना अपना, और बीएसपी को तो तभी फायदा है जब मल्टी कॉर्नर फाइट हो। अगर मल्टी कॉर्नर फाइट होगी हमारे ज्यादा एमपी जीतेंगे। और मानवर साहब का तो कहना था मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, अलग अलग पार्टी के एमपी जीतेंगे, फ्रैक्चर मैंडेट आएगा। मानवर साहब कहते थे हमें मजबूत नहीं, मजबूत सरकार। हम
हम 5 साल का इलेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं हर साल इलेक्शन हो। इसी बहाने हमारे लोगों को दारू और उसका खाने का पैसा तो मिलेगा, मजदूरी तो मिलेगी हमारे लोगों को, कपड़ा तो मिलेगा, कंबल साड़ी तो मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के लोग तो कंबल साड़ी पैसा दारू सब ले लेते थे, वोट हाथी पे लगाते थे। बनारस में आपको साथियों उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं आज भी। भले हमारा 14% वोट है, लेकिन वो 14% कौन सा वोट है? जो कमिटेड हाथी का वोट है। आज कमिटेड हाथी का वोट जो बहन जी क्या, बहन जी के साथ जो पूरी ताकत के साथ खड़ा। अरे एक पार्टी एक व्यक्ति का कितना इतना वोट किसी का है? किसी पार्टी का बता दीजिए, अभी हटा के देख लेना, कुछ नहीं हटा, आप देखिए। तो उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि जहां पर दलितों के गांव है, SC ST के गांव है, वहां पर नीला झंडा देख करके बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लोग कहते हैं यार वहां मत जाओ, टाइम बर्बाद होगा, पैसा भी तुम्हारा ले लेंगे, वोटो नहीं। अब वो लोग वहां जाना बंद कर दिए। मानवर साहब ने एक बात कही थी, जब बहुजन समाज पार्टी बन गई और कांग्रेस को पहले चुनाव में झटका लगा, 84 के बाद जो चुनाव 84 दिसंबर 85 जनवरी में कुछ चुनाव हुए, कुछ राज्यों के 85 हुए, कुछ के 84 में हुए थे, इंदिरा गांधी हत्या के बाद झटका लगा। 89 आते आते तक तगड़ा झटका लग गया। दिल्ली का मुगल जो है रोड मास्टर बन गया, राजीव गांधी है। साहब तो कहते हैं हम तो पैदाइशी रोड मास्टर है, साहब तो कहते हैं हम तो पैदाइशी रोड मास्टर है। तो जब दिल्ली के मुगल को उन्होंने रोड मास्टर बना दिया 89 में, राजीव गांधी के शब्द थे, मानवर साहब के बताए हुए, मैं अपनी तरफ से कोई उसमें जोड़ तोड़ नहीं है। मानवर साहब ने कहा कि जब वो दिल्ली का मुगल रोड मास्टर बन गया तो हमसे बात करना शुरू किया राजीव गांधी, और कहा कि कांशीराम जी आपको क्या मिला? आपके केवल 3 MP जीते 89 में, और हमारे आपने 73 हरवा दिया। आप अगर हमसे मिलके चलते, आपके 3 के 30 हो जाते, हमारी सरकार बची रहती। साहब ने कहा 1989 के लिए इतना ही काफी है, आगे के आगे देखिए। साहब कहते तो उससे मेरी दोस्ती फिर हो गई, दोस्ती लगी, उससे बातचीत हुई, लेकिन उसकी हत्या हो गई, मर्डर हो गया, उनका असैसिनेशन हो गया। खैर वो बात आगे बढ़ी। तो कांग्रेस ये प्रचार करने लगी 85 के बाद से, और 89 के बाद से खास तौर से, अरे ये तो चमारों की पार्टी, ये तो चमारों की पार्टी, क्योंकि उसमें मेजोरिटी में था। मानवर साहब ने कहा, मीटिंग बुलाई सारे कार्यकर्ताओं की, पदार्थ जिम्मेदार लोगों की, कि अब किसी चमार के गांव में नहीं जाना है, किसी चमार को नहीं जोड़ना है। उनको जोड़ने का काम तो कांग्रेस कर रही, वो जितना बोले कि चमारों को, वो तो ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वो तो सीमेंटेड फोर्स हो जाएंगे। आज भी साथियों इस देश का चमार बहुजन समाज पार्टी की सीमेंटिंग फोर्स है। कहीं वो तो हमारा काम तो हमें नहीं करना, वो तो हमारा काम कांग्रेस करेगी। अब हमको किसको जोड़ना है? मोस्ट बैकवर्ड को जोड़ना है, माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम को जोड़ना है, हमें इस पे फोकस करना है। तो मानवर कांशीराम साहब और बहन जी की टीम, मानिया बहन जी ने क्या काम किया? बीएसपी को, बहुजन समाज को बनाने के लिए उन्होंने SC ST से निकल करके जो 6743 जातियां थी, 6000 के करीब जातियां थी, जिनमें 3743 OBC की थी, 1500 SC की थी, 750 कुछ जातियां उनकी ST की थी। ऐसे कुल मिला के लगभग 6000 जातियां जो थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है देश की पूरे की, उनमें से उनको साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे साथ 600 जातियां जुड़ जाएंगी, हमें देश को अपनाना होगा। साहब ने उस पर मेहनत की, चमारों को छोड़ दिया। चमार अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड लोग, वो ये सोचने लगा कि यार हम वोट देंगे, हमारा तो मानेगा ही नहीं, तो मजबूरी में दो भाई। उसको कोई गिन ही नहीं रहा था। वो गंगा जी में कसम खा के, हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं गंगा में कसम खाओ, वो गंगा में इतना डूब के भी कसम खाता कि हमने नहीं भैया तुम्हें कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, भाजपा को दिया। वो कहता हम नहीं। इसलिए बहुजन समाज कैसे बना, ये साथियों आपको आज बना है। कैसे तैयारी, कैसे मानवर साहब ने लोगों को जोड़ने का काम किया, कैसे बहन जी ने साहब के बाद
साहब ने जब उत्तर प्रदेश बहन जी को दे दिया, पंजाब में खुद लड़ने गए और बहन जी ने साबित कर दिया 2002 में के चुनाव में 198 सिंबल पे 2 सिंबल ना ले पहुंचने में 2 बिना सिंबल के लेकिन पार्टी के आदमी थे 100 एमएलए थे। जो हमारे 13 से स्टार्ट हुए 67 हुए फिर 67 हुए और हमारा जो वोट 12% पे रहता था 12, 13, 14, 18 तक पहुंचा, वो 22% पे पहुंच गया, 22% और 67 एमएलए हो गए और समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बन गई। फिर उस सरकार में जैसा कि उनकी फितरत में था धोखा देना, उन्हें धोखा दिया, मानवर साहब ने उनको सबक सिखा दिया और सबक सिखाने का परिणाम ये निकला कि 3 जून 1995 को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक देश की दलित की बेटी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया और 4.5 महीने की सरकार में ही उन्होंने बहुजन समाज के लिए वो काम किए जो मील के पत्थर हुए सब। उदाहरण के तौर पे उन्होंने पहली ही सरकार 4.5 महीने की सरकार में मुस्लिम समाज के बच्चों को वजीफा देने का काम किया जो किसी ने नहीं किया पूरे देश में। पहली ही 4.5 महीने की सरकार में 27% के रिजर्वेशन में मुसलमान के पिछड़ी जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए उन्हें पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र देने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अल्पसंख्यक विभाग अलग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग का विभाग अलग बनाया ताकि वो सोशल वेलफेयर के विभाग का बंटवारा ना हो पाए। और उन्होंने फिर जब 6 महीने की सरकार बनाई, पहले 4.5 महीने की सरकार में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पे कब्जा दिलाने का काम किया। फिर 6 महीने की सरकार में लाखों हेक्टेयर जमीन पे पट्टा देने का काम किया और बैकलॉग स्टार्ट किया 2002 की सरकार से। जब 2002 में 15 महीने की सरकार चली तो बैकलॉग की भर्ती स्टार्ट करने का काम बहन जी ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में किया और 2007 में तो उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। न सिर्फ SC, ST, OBC को भर्ती किया, सब समाज के लोगों को भर्ती करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात, लड़कियों के लिए स्कूल की बात, गरीब की बेटी को लखपति बनाने की बात, 2 कमरे पक्का मकान देने की बात, शहरों में गांव में लाखों माताओं बहनों को 500 रुपए पेंशन, जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती तो उन्हें पेंशन देने का काम। जहां झुग्गी झोपड़ी वही मकान का नारा एक तरह से, यानी जहां उनकी झुग्गी थी उसी जमीन को उन्हें मालिकाना हक देने का काम बहन जी ने किया जो इतिहास में पहली बार किसी ने किया। 2 कमरे के मकान पहली बार दिए, लखपति गरीब की बेटी को पहली बार बनाया। तो ये बातें साथियों आपको जब हम बताएंगे, जो आप बताएंगे जाके क्षेत्र में, जो हमने आपको शॉर्ट में बताई, आपको इनको एलोबरेट करके बताना है उनकी नीतियों को। कैसे गरीब की बेटी को पढ़ने के लिए 25,000 रुपए एक साइकिल देने का काम किया, कैसे गरीब अपनी बेटी को गर्भ में ना मार दे उस गरीब के, इसलिए उसको गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया। उस लखपति बनने की बेटिया को लखपति बनने के लालच में अगर उसे पता भी चल गया कि गर्भ में बेटी है तो उसको वो भ्रूण हत्या करने का काम उसमें बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था बहन जी के शासनकाल में जहां बहन जी ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 25 लाख तक के ठेकों में रिजर्वेशन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश बहन जी की सरकार में ऐसा पहला प्रदेश था जहां पर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम बहन जी ने किया। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जहां बहन जी ने शहरों की नगर पालिका की तरह सफाई की व्यवस्था, गांव में सफाई कर्मी 1,08,808 कर्मचारियों की सफाई कर्मचारियों को भरते गांवों की सफाई के लिए व्यवस्था करने का काम किया ताकि गांव में भी लोग साफ सफाई से रह पाए। ये सोच, ये विजन, ये कहते हैं खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहते हैं खाली कि सफाई करो, झाड़ू लगाओ, खाली फोटो खिंचाने के लिए बढ़िया मलमल का कुर्ता पहन के चश्मा लगा के बस झाड़ू पकड़ लिया, फोटो खिंचा लिया, हो गई भाई सफाई, स्वच्छता अभियान हो गया। अरे स्वच्छता अभियान तो चलाने का काम बहन जी ने किया। भ्रूण हत्या को बेटी बचाने के लिए एक लखपति बनाने का काम बहन जी ने किया। उन्होंने नहीं सोचा कि गरीब की बेटी लखपति, ब्राह्मण की बेटी लखपति बनेगी या क्षत्रिय की बनेगी या हिंदू की बनेगी, मुसलमान की बनेगी, सिख की बनेगी, ईसाई बनेगी। उन्होंने कहा अगर गरीब की बेटी है तो वो लखपति बनेगी, किसी भी की। अब वो करके दिखाए। और लॉ एंड ऑर्डर तो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में मशहूर है। पहली बार पुलिस विभाग में इतिहास में, आजादी के इतिहास में पहली बार पुलिस भर्ती बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। एक भर्ती भी सोर्स से नहीं हुई, एक भी भर्ती पैसे से नहीं भर्ती हो सकती।
यहां तक कि साथियों पहले एक जात विशेष के भरे जाते थे, इस बार सब समाज के लोगों की भर्ती, जो काबिल था, जो लायक था, उसको पुलिस में भर्ती करने का काम बहन जी ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साथियों पूरे देश के राज्यों में केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने उस समय थे पी चिदम्बरम, उन्होंने यहां तक कि साथियों विदेशों में भी बहन जी की उस भर्ती की जो प्लानिंग थी, जो तरीका था, उसको अपनाने का काम किया गया। तो इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने का काम अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभय कुमार। इस देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ईमानदारी से कोशिश किसी ने की तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभय जी ने किया। इस देश में 1.5 लाख से ज्यादा गुंडों माफियाओं को जेल भेजने का काम किसी ने किया, आदरणीय अभय जी ने। इस देश में साथियों लाखों लोगों को वकील बनाने का काम, गरीबों को न्याय, फ्री न्याय मिले, इसलिए लाखों वकीलों की भर्ती करने का काम, सरकारी पैसे उनका केस लड़ने की व्यवस्था करने का काम बहन जी ने किया साथियों उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीजें हमें नहीं बताना है कि ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया, मोदी की सरकार ने क्या किया। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि इन लोगों की सरकार में बढ़िया प्रचार प्रसार होता है, सारा पैसा उस मीडिया के पास जो इनकी देसी मीडिया, इनकी चाटकार वाली मीडिया है, उस मीडिया को बढ़ावा देने का काम किया। सरकारी पैसा, जिस योजना पे जितना पैसा नहीं खर्च होता उससे ज्यादा उस पे प्रचार पे खर्च हो जाता है। ये आपको जरूर बता दें। इन सरकारों के बाद गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। इन सरकारों के आने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा का साथियों गिरावट आई। हमें इन प्रदेशों की, जिन प्रदेश में आप हैं, आप पश्चिम बंगाल की बताइए, केंद्र की बताइए, और अपनी सरकार के समय की नीतियों को बता के, तुलना करके, कंपेयर करके रख दीजिए उनके सामने। दुनिया की कोई ताकत साथियों उनको कन्विंस होने से नहीं रोक सकती। वो कन्विंस हो जाएंगे आपसे, फिर वो कन्विंस हो जाएंगे तो वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। बात कन्विंस करते, अगर हम आपसे सहमत हो जाएंगे, क्यों नहीं आपकी बात सुनेंगे? सुनेंगे नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। आप अगर हमसे सहमत हो जाएंगे, हमसे कन्विंस हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी बात आगे बढ़ाएंगे। अगर आप में समझने समझाने की क्षमता होगी तो निश्चित रूप से उस बात को आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो गलत हो, झूठा हो। हमने तो फैक्ट के साथ बात रखी है। इसलिए साथियों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस पश्चिम बंगाल में आज तक कोई विधायक नहीं जीता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बहन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो निर्देश दिए, इन निर्देशों को हम 50 से 60% इम्प्लीमेंट कर दें नीचे ला करके, तो आप इस प्रदेश में बैलेंस ऑफ पावर हो जाएंगे। और एक बार बैलेंस ऑफ पावर हुए, अगली बार दावे के साथ आपकी चाहे भागीदारी के साथ सरकार बने, आपकी सरकार होगी, आपका मुख्यमंत्री होगा साथियों। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम आदरणीय बहन जी के निर्देशों को अपने समाज में, बहुजन समाज में, उनको ईमानदारी के साथ कैडर लेके, इतने लोगों को लेकर के, हमें तो चिंता नहीं हुई, अरे बहुत थोड़े लोग बैठे हैं, क्यों अपना एनर्जी बर्बाद करें। मानवर साहब को मैंने देखा, 13 लोगों को, मैं भी था उसमें, मैं बीएससी के छात्र था लखनऊ में, 13 लोगों को लच्छूराम धर्मशाला में, तज्जुमल धर्मशाला में, चौक में 13 लोग साथियों। उसमें 2 पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, एक मैं बीएससी का स्टूडेंट था, और 13 लोग थे कुल मिलाकर। उन 13 लोगों को साहब ने ये नहीं सोचा 13 लोगों को क्या देना, 8 घंटे तक पढ़ाने का काम किया था। 8 घंटे तक। उसमें तो मोबाइल ले जो कहते मोबाइल बंद करो, बस कहता भाई ठीक है, पेशाब कर लो, बाथरूम कर लो, बैठो, तभी उठो जब चाय हो, तभी उठो जब खाना मिले, बस तब तक आप बैठे रहो शांति से, कोई किसी से बात नहीं करे, केवल साथ में पेन से लेकर के सारे कैडर आपको मालूम बताने का काम किया। दुनिया का ऐसा कैडर किसी का देखा, किस तरह से उन्होंने समाज को डिवाइड करके बताने का काम किया। तो साथियों, जब मानवर कांसीराम साहब ने उन परिस्थितियों में, अरे मानवर साहब भी क्यों छोड़ो, पहले चले जाओ, बाबा साहब से पहले साहू जी महाराज, उनसे पहले
महात्मा ज्योतिबा फुले किन परिस्थितियों में उन्होंने अंग्रेजों से शिक्षा के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए 50% की डिमांड की। किस शिद्दत के साथ उन्होंने 14 वर्ष तक के 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की डिमांड की। 1882 में 1882 में हंटर कमीशन के सामने महात्मा ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन को मेमोरेंडम देके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की डिमांड की। मेमोरेंडम देकर के उन्होंने जो आज का SC ST बहुजन समाज है उसके लिए, जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक से वंचित था, उस समाज के लिए उन्होंने 50% शिक्षा और सरकारी नौकरी और आरक्षण की डिमांड करने का 1882 में साथ। हमें सोचना चाहिए, जब उस समय कर सकते तो आज तुम्हारे पास बढ़िया सफारी पहनने को है, अच्छी घड़ी पहनने को है, अच्छी गाड़ी चलने को है, अच्छा घर है और कुछ नहीं है तो कम से कम स्वाभिमान से जीने का अधिकार तो है। कम से कम स्वाभिमान तुम्हारे पास है, मान सम्मान से जीने का अधिकार। तो कुछ भी अगर नहीं मिला है तो बाबा साहब के संविधान से, बहुजन समाज की पार्टी की पॉलिटिकल पावर से, पॉलिटिकल क्लाउड से एक चीज तो मिला इस देश के बहुजन समाज को, उन्हें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार तो मिला। और साथ ही उस सम्मान से बड़ा कोई भी पुरस्कार नहीं होता, कोई चीज नहीं होती। पैसा, रुपया, पैसा, घर, मकान कोई है ना कि कर लोगे जरो जमीन, उसके बाद क्या ले लोगे शानदार सी गाड़ी और घर, उसके बाद क्या, एक दिन तो खाक में मिल जाना है ना। अच्छी सी कविता है किसी की, मुझे थोड़ी सी याद है बस। कुल मिलाकर के कहना का मतलब साथियों कि हमारे पास जो कुछ भी है इन महापुरुषों के संघर्ष का नतीजा। बहन जी भी IAS बन सकती है, बहन जी तो बन नहीं चार बार मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी वो 18 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे थोड़ी काम करते हैं। आप सोचते होंगे बहन जी निकलते नहीं, बहन जी कुछ कर नहीं, लोग कहते नहीं कहते। अरे उनसे पूछो तो कि 14-16 घंटे काम करती हैं वो। इस प्रदेश के लोगों से मिलना, फिर उस प्रदेश से मिलना, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे कंटिन्यू बैठ के समझाना, पढ़ाना, कैडर देना, पूरी बात सुनना, पहले सुनना फिर समझाना फिर बताना, ये काम नहीं है क्या? तो वो काम करने का। इसलिए साथियों हमें बहन जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके हमें किस तरह से, तो जैसा कि सेंटर के लोगों ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट थोड़ी सी साथियों कमजोर है, और कमजोर रिपोर्ट होने के कारण साथियों हमें उस रिपोर्ट में तेजी करने की जरूरत है। तेजी करने की जरूरत है उस रिपोर्ट में। हमें कैंडिडेट के लिए भी, आर्थिक सहयोग के लिए भी, पार्टी के चुनावी कार्यक्रम के लिए भी हमें साथियों सब तरह का तैयारी रखनी है। हमें 42 है, 42 के 42 पार्लियामेंट मेंबर के लड़ाने की तैयारी रखनी है। फिर बहन जी का जो निर्देश आएगा तब का तब देखेंगे। 42 लड़ाने तो हमारे पास 40, क्या हम उस समय का इंतजार करेंगे कि बहन जी बताएंगे कितने लोग? भाई हमें तो 42 तैयार करके रखना है, ठीक है ना? जैसा निर्देश होगा वैसा देखेंगे। इसी की तैयारी के संबंध में जो लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी साथियों, उस रिपोर्ट में थोड़ा सा हमको यह है कि बहुत कम तैयारी है। विधानसभाएं अगर साथियों जिनके विधानसभाएं 131 119 हैं और केवल 10, 15, 20, 25, 30 तैयार हैं तो बहुत कम तैयार। तो हमें उनको तैयार भी करना है। उनमें जैसा मैंने बताया कि थोड़े थोड़े लोगों को इकट्ठा करके एक विधानसभा को 4 या 6 पार्ट में बांट करके उनमें कैडर करके उनको साथियों जगा करके उसमें सारी बातें बताकर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी क्या है, बीएसपी क्यों जरूरी है, बहुजन समाज है क्या, और बीएसपी ही को वोट क्यों दिया जाए, बीएसपी ही क्यों और बीएसपी को आर्थिक सहयोग क्यों दिया जाए, बहन जी की नीतियां, महापुरुषों के संघर्ष, ये शॉर्ट में बता करके लोगों को साथियों मानसिक रूप से तैयार करना, मानसिक रूप से सब काम के लिए तैयार करना, वोट के लिए भी, नोट के लिए भी, और साथियों लड़ने के लिए उन्हें सब तैयारी करनी। साहब कहते थे ना, वोट के साथ हमें बैलेट के साथ हमें बुलेट की भी तैयारी कहते थे। साहब कहते थे कि बैलेट के साथ हमें बुलेट की तैयारी करनी। तो बुलेट का मतलब हमें गोली नहीं चलानी, हमें इस बात की तैयारी रखनी, उनका सामना करने के लिए हमारे मत को, हमारे वोट को लुटने और बिकने से रोकने की तैयारी करनी। इसका मतलब ये हमें अपने वोट को लुटने और बिकने से रोकने की तैयारी करनी है। तो साथियों इसलिए हमारे तीनों साथियों का साथियों काम थोड़ा सा कमजोर दिखा, बुरा मानने की जरूरत नहीं, जो दिखा मैं वो कह रहा हूँ, और उसमें तेजी लाने की जरूरत है। तो इस तेजी लाने के लिए साथियों थोड़ा सा संगठन में सहयोग और ताकि और काम तेजी से बढ़े, इसको बढ़ाने के लिए साथियों जो है
माननीय बहन जी के दिशा निर्देश को, बहन जी के आदेश पे श्री ज्योतिर्मय राय को एक स्टेट कोऑर्डिनेटर माननीय बहन जी ने बनाया है, जो हम लोग कार्यों का स्वागत करें। बहन जी का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे समय में हमारा संगठन को मजबूती के लिए एक भामसेप के पुराने साथी एजुकेटेड हैं, जो कैडर समझने समझाने की क्षमता रखते हैं, मूवमेंट की जानकारी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप अपनी बात को बताने का उनमें हुनर है। मनोज दा वैसे भी पहले से बहुत सीनियर हमारे प्रेसिडेंट हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं साथियों, और बहुत मजबूती के साथ, ईमानदारी निष्ठा के साथ मनोज जी ने बहुत पार्टी को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। चूंकि ये लेफ्टिस्ट मूवमेंट का गढ़ रहा और लेफ्टिस्ट राज्यों में बहुजन समाज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि लेफ्टिस्ट मूवमेंट में वामपंथी आंदोलन में कौन लोग गए, क्योंकि वो बात तो हमारी करते थे, लेकिन हिस्सेदारी किनको देते थे, उन्हीं लोगों जिनको कांग्रेस देती आई है, जिनको बीजेपी दे रही, उन्हीं को लेफ्टिस्ट मूवमेंट ने उन्हीं को हिस्सेदारी उन्हीं को दी, हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जरूर बात कही कि धनधरती बांटो, बात तो करी उन्होंने, लेकिन बांटने का काम नहीं किया। अगर बांटने का काम किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी ने किया है। तो इसलिए साथियों पूरे पैमाने पर मदद ताकत के साथ मनोज जी ने काम किया, मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरी भरसक कोशिश शिद्दत के साथ काम किया। उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए कि मनोज जी भी पूरे प्रदेश को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, ये भी हमारे जाएंगे। हमारे 3 साथी हैं, इनको क्योंकि कम से कम एक आदमी कभी इनके यहाँ जाएंगे, कभी इनके यहाँ जाएंगे, कभी इनके यहाँ जाएंगे। जब ये इनके यहाँ हुए तो ये उनके यहाँ हो जाएंगे, जब ये उनके यहाँ हुए तो ये उनके यहाँ हो जाएंगे, और फिर जब ये उनके यहाँ हुए तो ये फिर इनके यहाँ आ जाएंगे। ऐसे करके एक चेन से, ताकि इन लोगों को रेगुलर काम करते रहने का अवसर मिलेगा, यानी कि ये बहाना नहीं बना पाएंगे। क्या साहब गए तो पूछो इनसे टेलीफोन पे, हाँ भाई कैसा चल रहा, सब मीटिंग चल रही है, कूच बिहार में चल रही है, 24 परगना में चल रही है, लेकिन पूछो तो रिजल्ट नहीं है। इसलिए इनको सबको ऑब्जर्व करने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, बहुजन समाज पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हम भी वर्कर, हमारे यहाँ नेता सिर्फ और सिर्फ हमारी आदरणीय बहन जी नेता वो हैं, हमारे नेता आकाश जी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन बहन जी के बाद कोई नेता अगर हैं तो साथियों आकाश जी। हम लोग तो साथियों सब कार्यकर्ता है, सिर्फ हम में और आप में इतना फर्क है। इसलिए मैंने पहले दिन भी कहा था, जब आज फिर मैं कहता हूँ कि हम आपके बीच में राज्यसभा सदस्य पूर्व सदस्य की हैसियत से नहीं आए, हम सेंट्रल कोऑर्डिनेटर से हैसियत से नहीं आए, हम आपके छोटे या बड़े भाई की हैसियत से आए, कार्यकर्ता की हैसियत से आए, और उसी नियत से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। बस जिम्मेदारी फर्क इतना है कि आपके ऊपर एक जिले की, आपके ऊपर विधानसभा की जिम्मेदारी है, हमारे पास कई प्रदेश की जिम्मेदारी है। फर्क इतना ही है हम भी वही कार्य करता, काम हम भी वही कर रहे हैं जो बहन जी ने संदेश दिया, उसी संदेश को हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, उसी संदेश को प्रदेश वाले जोन में पहुंचा रहे हैं, जोन वाले जिले में पहुंचा रहे हैं, जिले वाले विधानसभा में पहुंचा रहे हैं, और विधानसभा वाले सेक्टर और पोलिंग बूथ पर पहुंचा रहे हैं। तो एक परंपरा, एक चैन है साथियों, ऊपर से नीचे की। लेकिन अगर ऊपर के लोग ठीक होंगे तो उसके नीचे के लोग ठीक होंगे, उसके नीचे के लोग ठीक होंगे, फिर उसके नीचे के लोग ठीक होंगे। गड़बड़ी यहीं से है साथियों, यहीं से। ईमानदारी की बात, गलत कह रहे हो तो बताइए। गड़बड़ी इधर से नहीं कर, गड़बड़ी इधर से। तो अगर इधर सही होगा तो ये ठीक लाइन ठीक होगी, ये लाइन ठीक होगी तो ये लाइन ठीक होगी, ये लाइन ठीक होगी तो वो लाइन ठीक होगी, और वो ठीक होगी हमारी पोलिंग बूथ पे ठीक होगी। अगर ऊपर ठीक बन जाएगा तो पोलिंग बूथ ठीक बन जाएगा। पोलिंग बूथ सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए साथियों वो है ना कि मायूस होकर यूं आंगन से मत उखाड़ो पौधे, हो के मायूस आंगन से मत उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी साथियों। अगर आज यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं है तो अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से शिद्दत के साथ यहाँ पर रिजल्ट आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को इतने विस्तार से, ईमानदारी के साथ, बिना शोर शराबे और शिद्दत के साथ सुनने का काम किया। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। और बहुत बहुत बधाई भाई हमारे साथी को जिन्हें जिम्मेदारी दी है, और हमें ये आशा करते हैं कि सारे लोग ईमानदारी निष्ठा के साथ एक भाईचारा बना करके टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं,
प्रदेश में सबसे बड़ा पद ईमानदारी से प्रदेश अध्यक्ष का होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। हम इनसे पढ़े, इनके जैसे हमारे अंडर में 9 प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी इनके प्रदेश में ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट में रहने की जरूरत नहीं है। मनोज भाई हमारे पुराने साथी हैं और तो ये सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आज इनको जिम्मेदारी है, कल किसी और को भी हो सकती है, परसों और भाई हमेशा नहीं रह सकती। हम भी बदलते रहते हैं, हम तो 15-15 दिन बाद बदलते रहते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके ऊपर काम करने नहीं आए, आपके साथ काम करो, ठीक है ना? है? हाँ, ये भी है। ये ऊपर नहीं कोई, ये सब आपके साथी हैं, ये दिमाग में मत रखिए, ठीक है? हम तो हैं पहले से बोल दिए नहीं, ये तो साथ नहीं कराएंगे की बात कर रहा हूँ। ये सब लोग साथ होकर के, बस फर्क इतना है, आप अपने क्षेत्रों को देखेंगे, ये आपके साथ पूरे तीनों क्षेत्रों को देखेंगे, आपके साथ पूरे तीनों क्षेत्रों को देखेंगे। कभी आपको समय देंगे, कभी आपको समय देंगे, कभी आपको समय देंगे, ठीक है ना? ठीक, हमें क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं? जय भीम, जय भारत।